नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप जानते हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का मैं एनालिसिस बता रहा हूँ आपको, केवल हिंदी हिंदी का। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि हिंदी के प्रश्न बहुत शानदार आए हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का फोन आया कि गुरुजी आपने जो हिंदी पढ़ाई उसमें से बहुत सारा फंसा है। जैसे कल ही मैं 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है, रहमन पानी राखी बिन पानी सब सून, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, है ना। मतलब अमूमन बहुत सारे ऐसे प्रश्न फंसे हुए हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष का विलोम हो या परोक्ष का विलोम क्या होता है ना। बहुत सारे मुहावरे फंसे हुए हैं। और शांत रस का स्थायी भाव, क्रोध का स्थायी भाव, रोद रस का स्थायी भाव फंसा है ना। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ये भी है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं। 17वीं शिफ्ट का पहला ही पेपर है, आपके सामने है, देखिएगा जरा इसे बच्चे। पहला ही प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्दों से। और यहाँ संस्कृत के शब्दों की अगर मैं बात करता हूँ तो कुम्हार और गधा जो है वो तद्भव शब्द हैं, यानी हिंदी के शब्द हैं। पलंग और पीला भी हिंदी के शब्द हैं। डंडा और नाक, इसमें डंडा जो है वो भी हिंदी का शब्द है जो दंड से बना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर अगर आपको दिख जाएंगे तो नव्य और स्वर्णकार ये दोनों ही तत्सम शब्द हैं। वहीं दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है नलिन और राजीव शब्द किसके पर्यायवाची हैं। तो मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है कि नलिन और राजीव जो है वो कमल के पर्यायवाची हैं। तो आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे साथियों। अगला प्रश्न जैसे ही आपसे पूछ लिया कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो बेटा पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। ईशान कौन होता है, याद रखना, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को। मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न लिखा है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा एक बार। 76वां प्रश्न है, लिखा हुआ है किस विकल्प में श्रुत सम भिन्नार्थकों का सही जोड़ा दिया है। देखिए प्रकृत और प्राकृत शब्द जो हैं, तो प्राकृत भाषा को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका क्रम ये दे दिया है तो ये गलत हो गया है। शशधर चंद को बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। और शशिधर शिव को ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना, है ना। तो आंसर क्या लगा देना, ऑप्शन बी आपका इसमें आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ हमारे 77वें के बाद 77वें प्रश्न की। 77वां प्रश्न लिखा है, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये ठीक है। 10 बजने को नहीं होता, 10 बजने में 15 मिनट होते हैं। दीन दुर्बलों से प्यार करना मानवता है, को प्यार करना नहीं, दीन दुर्बलों से प्यार करना। लड़के अध्यापक को प्रश्न नहीं पूछते, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। तो आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं हमारे 78वें प्रश्न की साथियों। तो 78वां प्रश्न देखते हैं। 78वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग, पुल्लिंग का मतलब होता है पुल्लिंग। तो यहाँ पराधीनता शब्द जो स्त्रीलिंग है, अजवाइन भी स्त्रीलिंग है और मुद्रिका भी, यानी बिहार इसमें बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, यानी आंसर डी लगाना पड़ेगा। 79 प्रश्न की अगर बात करता हूं तो आपको बताना है एक वचन कौन सा है। तो बच्चे मैंने आराम से आपको 4 से 5 बार ये बताया है कि प्राण सदैव बहुवचन में आता है, दर्शन सदैव बहुवचन में आता है, हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में आता है। इसका मतलब आपका जो आंसर होना था वो ऑप्शन सी होना था, सोना। 80वां प्रश्न देखिए, हे ईश्वर दया करो रेखांक शब्द में कौन सा कारक है। तो बच्चे किसी को पुकारना और उसमें भी योजक चिन्ह लगा हो या संबोधन चिन्ह लगा हो तो वहां हमेशा संबोधन कारक होता है। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। समझना जरा ध्यान से, आंसर क्या हो जाएगा अच्छी से भी प्रश्न का, ए। 81वें प्रश्न की बात करो तो निम्न में से तद्भव कौन सा है। तद्भव का मतलब होता है हिंदी का। तो जल्दी शब्द संस्कृत का है, हटा दो। शांति शब्द संस्कृत का है, ताप शब्द संस्कृत का है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा काज। काज शब्द जो है वो कार्य से बनता है, कार्य से काज बनता है, कर्म से काम बनता है, ये है तत्सम तद्भव। आइए चलते हैं 82वें प्रश्न पर। 82वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे, देख लीजिएगा एक बार। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, हम सब जानते हैं। आंसर इसका एकदम से बी सही हो जाएगा, अभी है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ 83वें प्रश्न की, रक्त रंजित समास कौन सा है। रक्त से रंजित, जो रक्त से रंजित हो अर्थात बच्चे तत्पुरुष समास होगा। आंसर ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा। 84वां प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है क्यों कब कौन कैसे सर्वनाम है। हम सब जानते हैं कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस बालक ने भी इसका आंसर सही किया था, ठीक है बच्चे। अगले अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न की, तो यहाँ देखिए मद्रालय शब्द का संधि विच्छेद। मैंने क्या कहा था, बीच में अगर बड़े या की मात्रा दिखाई दे तो वहां दीर्घ स्वसंधि होती है। मदरा कैसे लिखते हैं, सबको पता है, मदरा ऐसे लिखते हैं गुरुजी। आलय माने घर होता है, आलय कैसे लिखते हैं, आलय ऐसे लिखते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन किसी में दिख रहा हो तो बताओ। और इस प्रकार का ऑप्शन मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन डी में दिख रहा है बच्चे। किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो बच्चे 85वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी लगाएंगे। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है।
तो अवतरण चिन्ह को बच्चे हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, यहाँ देख लीजिएगा, उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर ऑप्शन डी लगा देना है ना। उद्धरण चिन्ह ऐसा करके होता है, ऐसा वाला, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह होता है कैसा बच्चे, यानी इस प्रकार से होता है, ऐसे लगा होता है ना ये, ठीक है। कोष्टक ऐसे जानते हो सब लोग, निर्देशक चिन्ह ऐसा होता है, वो योजक चिन्ह छोटा होता है। अब मैं बात करता हूँ 87वें प्रश्न की, सतसई शब्द में किस प्रकार की संख्या बोधक है। सतसई का मतलब होता है 700 दोहे, तो सतसई का मतलब 700 यानी पूरी तरीके से गणना सूचक है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा, गणना वाचक ये विशेषण है। मैं बात करता हूँ हमारे 88वें प्रश्न की, तो 88वां प्रश्न है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, यानी क्रिया खुद नहीं कर कर किसी और से करवा रही है। तो अगर ऐसा कोई वाक्य है तो वहां पर हमेशा हमको प्रेरणार्थक क्रिया लगानी चाहिए, जो कि हमारे इन भाई साहब का जिन्होंने ये पेपर भेजा है उनका गलत हो गया। 89वें प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, लिखा हुआ चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चे इसमें आहट प्रत्यय होता है, तो आंसर इसका सही है। तो ये बाबू आपने बिल्कुल सही किया है। अब चलते हैं हम अपने 90वें प्रश्न पर, देखते हैं। लिखा हुआ है, राम अभी सोएगा, यानी अभी सोया तो नहीं है ना। राम अभी सोएगा, कौन, राम। कर्म की बात कहीं है नहीं, तो इसने भी ये गलत लगाया है। इसमें कृतवाच्य होगा, यानी आंसर क्या लगाना पड़ेगा आपको, ऑप्शन बी लगाना पड़ेगा। 51वां प्रश्न क्या कह रहा है, तिल का ताड़ बनाना, यानी छोटी बात को बहुत बड़ा करना, यानी साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ये इसका बिल्कुल आंसर सही था। 92वें प्रश्न का आंसर देखो, इसने क्या लगाया, परोक्ष का विलोम। मैंने पूछा था, परोक्ष का अप्रत्यक्ष भी बोलते हैं और इसका विलोम होता है प्रत्यक्ष। तो आंसर इसका इसने गलत लगा दिया। बेटा तुम क्या कर कर आए हो, ठीक है। ये सारी चीजें पड़ी हुई है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब भयंकर कंजूस वाला, ये भी पढ़ाया है। तो आंसर इसका भी ऑप्शन बी लगा देते तो आपका बिल्कुल 2 नंबर आपको मिल जाते, प्लस आपके माइनस मार्किंग जो है वो भी नंबर नहीं कटते। तो थोड़ा सा सोच समझ कर हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए थी। अगर आप थोड़ा सा विश्वास करते तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते थे बेटे। बात करते हैं 94वें प्रश्न की, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो प्यारे साथियों, क्रोध जो है मैंने ये भी पढ़ाया है कि रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पर रौद्र रस आंसर इसका सही है आंसर। सोरठा की अगर मैं बात करता हूँ, तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोरठा जो है वो दोहा का उल्टा होता है। जैसे दोहा में होती है पहले चरण में 13 और दूसरे में 11, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, यानी सोरठा की अगर मैं बात करूंगा तो पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13। यहाँ क्या पूछा है, दूसरे चरण में और चौथे चरण में, तो कितनी आंसर आ जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। तो 95वें प्रश्न का आंसर बच्चे आपका सी होना चाहिए था। बात करता हूं मैं 96वें प्रश्न की, निम्न में से किस अलंकार में समान धर्म होता है। देखो कितना अच्छा प्रश्न बनाया है। देखो मैंने बताया है कि उपमा के 4 अंग होते हैं, ये भी गलत कराया है। ये मूर्ख बच्चा है सच में, मैं इसको क्या बताऊं यार, तू मुझसे पढ़ता तो मैं तुझे सब कुछ पढ़ाता। कोई बात नहीं है, लेकिन जिसने भी अलंकार पढ़े होंगे वो बता देगा। उपमा मैंने पढ़ाया अच्छी तरीके से, इसके काफी उदाहरण कराए हैं, और मैंने बताया है कि उपमा के 4 अंग होते हैं, और वो 4 अंग कौन कौन से होते हैं ये भी बताया, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। ये चारों अंगों से मिलकर ही उपमा बनता है। इसका आंसर हमेशा क्या लगेगा बच्चे, उपमा लगाएंगे, यानी ऑप्शन बी। 97वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से भाग शब्द के अनेकार्थी शब्द का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो देखो आपने भाग कर दिया यानी हिस्सा कर दिए, है ना। भाग कर दिया यानी बांट दिया, भाग कर दिया मतलब भाग जा मतलब दौड़ जा, भाग जा, लेकिन ब्याज नहीं होता। तो आंसर क्या लगाना, बी लगाना इसका। वहीं मैं 98वें प्रश्न की बात करूं, तो 98वें प्रश्न का आंसर वह बाजार जा चुका है। चुका है का मतलब है क्रिया वर्तमान में है लगा हुआ है, था होती तो पूर्ण भूतकाल की हो जाती, ये भी गलत कराया। बच्चे वर्तमान में है लेकिन पूरी हो गई है। जब भी कोई क्रिया वर्तमान में पूरी हो जाए तो उसको पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, उसको पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, या फिर इसको आसन भूतकाल के नाम से भी जानते हैं। यानी आंसर आपको ऑप्शन ए लगाना था, सो आप लगा के नहीं आए हैं। अब मैं बात करता हूँ 99वें प्रश्न की, तो 99वें प्रश्न से आपसे क्या पूछा है, एक आपसे बच्चे पूछा है इन्होंने गद्यांश। गद्यांश क्या लिखा हुआ है पढ़ देते एक बार थोड़ा सा। गद्यांश लिखा हुआ है, भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुरावस्था से गुजर रहा है। इस दुरावस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह हुआ कि भारतीय भाषाओं के जो समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्राय सर्वोत्तम, यानी बड़े पढ़े लिखे छात्रों को सर्वोत्तम कहा जाता है। और अब वो क्या है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े शासन तंत्र में औहदे पर हैं, आईएएस आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के जो लेखक हैं उनकी इतनी दुर्दशा है कि वो यूरोप अमेरिकी लेखकों से हीन है, मतलब उनसे छोटे हैं, नहीं है, लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत कैसी है, मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन, जापान के लेखकों से भी खराब है। क्योंकि इन देशों के सभी लेखक क्या है, अपने यहाँ की यानी लेखकों की कृतियां पढ़ते हैं, वो अपने देश के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग भी वहाँ के लोगों का साहित्य पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिनकी पुस्तकों पर यहाँ तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित शिक्षित समुदाय
जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे केवल अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा माने इच्छा होती है, बच्चा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा को व्यक्त करते हैं। बच्चे इसके प्रश्न लगाते हैं, देखते हैं। पहला ही प्रश्न है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब क्यों है? क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व ही नहीं करते, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते, वे अपनी बात भारतीय शिक्षक पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते, इसीलिए बच्चे वो क्या हैं, दुखी हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका आंसर आप लोगों को सी लगाना है। बात करते हैं 100वें प्रश्न की, उपयुक्त शीर्षक का। तो बच्चे उपयुक्त शीर्षक का ये आंसर सही हो जाएगा, भारतीय शिक्षकों का मोह, ये इसने सही लगाया है ना। अंग्रेजी मोह जो है वो बिल्कुल भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह, ये बिल्कुल सही लगाया है। अगला देखो बच्चे, अगला प्रश्न देखें, 101वां प्रश्न क्या कह रहा है? 101वां प्रश्न कह रहा है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो अंग्रेजी साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, ये भी इसका सही था। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो बच्चे याद रखना, ये भावना जो है वो सुशिक्षित समाज में है, यानी आंसर आपको बी लगाना था। ये देखो बी लगाया इसने, लेकिन काट कर गधे ने डी लगा दिया। अरे तू बेटा क्या करके आया है। अगला देखिए बच्चे, 103वां प्रश्न में आपके सामने रख रहा हूं। 103वां प्रश्न पढ़ते, लिखा हुआ है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। ये बिल्कुल सही बात है। उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, नहीं, भारत में पढ़ा जाता है लेकिन सब लोग नहीं पढ़ते, खासकर जो कह रहे हैं सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। तो आंसर इसका ये बिल्कुल सही है बेटा, बहुत अच्छा तुमने प्रश्न किया ये वाला। बात करते हैं, मीराबाई किसकी शिष्या थी? ये मैंने 3 बार पढ़ाया है, परसों भी पढ़ाया था, नरसों भी पढ़ाया था, 2 दिन से बराबर पढ़ा रहा हूं कि मीराबाई संत रैदास की शिष्या हैं, संत रैदास जी रामानंद के शिष्य हैं। ये मैंने दोनों चीजें पढ़ाई हैं आपको। अगले प्रश्न की बात करता हूं, 105वां प्रश्न बच्चे, निम्न में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है? ये भी मैंने तुम्हें पूरी पढ़ाई है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बंगारू और कन्नौजी। बंगारू को हम हरियाणवी भी बोलते हैं। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए था? ऑप्शन बच्चे आंसर आपका जो सी होना चाहिए था। किस किसने लगाया था सी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 106वां प्रश्न आप कैसे करके आए, मैं देखता हूं। 106वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्न में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो सीधी बात है, नहीं तो निषेधात्मक होता है, तो निषेधवाचक, आंसर इसका ए लगाकर आया, बिल्कुल सही है। 107वां प्रश्न, निम्न में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो समुद्र को बच्चे बैराग नहीं बोलते, गलत करके आए, ये भी गलत, रत्नाकर बोलते हैं। समुद्र को क्या बोलते हैं? रत्नाकर। अब बात करता हूं मेघ और मेध की। तो मेघ माने बादल होते हैं, तो बच्चे ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही गए तुम्हारे, ठीक है, बादल दोनों में लिखा है, लेकिन मेघ माने जीवन नहीं होता, यज्ञ होता है, यानी आंसर क्या होना चाहिए था? ये इसका सही है, ये आंसर इसका सही है, लगाकर आया है बच्चा, डी, ठीक है, सही है। 109वां प्रश्न देखें, लिखा हुआ है, स्त्री जो अभिनय करती है अभिनेत्री कहलाती है, ये भी सही है, नायिका नहीं कहलाती, अभिनेत्री कहलाती है। और दूसरा है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो बच्चे मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं का जो संकलन है वो मानसरोवर नाम से है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चे हमारे शिफ्ट 1 के प्रश्न, जो कि सारे के सारे हुए। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चे हमारे शिफ्ट 2 के प्रश्नों की। तो शिफ्ट 2 में क्या प्रश्न आए थे बच्चे कल? तो शिफ्ट 2 में जो प्रश्न आए थे वो ये है, देख लीजिएगा एक बार। शिफ्ट 2 में जो प्रश्न आए थे वो ये आए थे, जैसे कि मान के चलिए, ये देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो या तद्भव का मतलब होता है हिंदी का शब्द कौन सा है? तो मृतिका तो आपको अपने आप से लग रहा होगा कि संस्कृत का शब्द है, ओष्ठ भी संस्कृत का शब्द है, ये नहीं है, बानर भी, उल्लू शब्द इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, तो डी लगा के आए होंगे बच्चे। 40वां प्रश्न लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? संस्कृत का है, तो सीख नहीं होता, ना सींग होता, ना सावला होता, आंसर इसका ऑप्शन ए लगा के आते तो सही होता, शुष्क। शुष्क जो है वो तत्सम शब्द है। 41वां, निम्न में से चांदी शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सॉरी, चांदनी लिखा है, चांदनी के ज्योत्सना होता है बिल्कुल, लेकिन ललना तो स्त्री को बोलते हैं, तो ललना नहीं होगा। मंदाकिनी गंगा को बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और चंद्रहास तलवार को बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। यानी बच्चों आपका जो आंसर होना चाहिए था वो ऑप्शन सी होना चाहिए था, कौमुदी और ज्योत्सना दोनों ही चांदनी के पर्यायवाची हैं। अब मैं बात करता हूं 42वें प्रश्न की बच्चे। तो 42वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार देख लीजिएगा। 42वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगित है? सुसंगित का मतलब होता है जो सही मेल खा रहा हो, जैसे शत्रु को जीतने वाला, बच्चे शत्रु को जो जीत जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको अजात शत्रु नहीं कहते, अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका अभी जन्म ना हुआ हो,
यानी जिसका कोई शत्रु जन्म ना हो लिया हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं। शत्रु को जीतने वाला तो बच्चे क्या कहलाता है, जय कहलाता है। जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय होता है, ये बिल्कुल सही है। बी आंसर इसका हो जाएगा, जो बी लगाकर आया बच्चा बिल्कुल सही लगाकर आया है ना। जो पहले ना हुआ हो ये भी होनहार गलत लिखा है। अगला देखिए बच्चे यहाँ पर श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द मैंने पूछा कहा था आपसे कि आएंगे, लगभग 3 प्रश्न आएंगे और देखो 3 ही प्रश्न आए हैं। निर्वाद और निर्विवाद। तो निर्वाद का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना। तो निंदा इसमें कहाँ-कहाँ लिखा है, विवाद रहित ये नहीं है, निष्काम भी नहीं है, यानी ऑप्शन सी या डी में से आपका सही हो सकता है। इसके बाद देखो निर्विवाद। निर्विवाद का मतलब भ्रम नहीं होता, विवाद रहित होता है, तो इसका आंसर आपको बखूबी डी लगाना चाहिए था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे, देखते हैं 44वां प्रश्न कैसे करके आए हो। 44वें प्रश्न में देखो निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले गए, या तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, तुम मेरी तरफ होगा, याद रखना। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, या कश्मीर में कई स्थल दर्शनीय हैं या देखने योग्य, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आंसर आपको लगाना था, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, है ना। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। यहाँ पर तुम मेरे तरफ की जगह मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो ऐसे होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर और तरफ में भी वो लगा हुआ, तो इसका आंसर मुझे लगता है बी सही होना चाहिए था, है ना। 45वां प्रश्न आप देख लीजिएगा एक बार क्या लिखा हुआ है। 45वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तनुज का तनुजा होता है, तनुज माने पुत्र, तनुजा माने पुत्री। सांप का सांपिन, चूहा का चूहिया होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन बनिया का बनियान बनियान नहीं होता, बनियान होता है, आइन लगा होता है ना। बधू का बधुएं बहुवचन कैसे लिखा जाएगा देखते हैं। तो बच्चे याद रखना बधू का बधुएं कैसे होता है, ये वाला बधुएं गलत है, छोटे ऊ की मात्रा के साथ आएगा, यानी डी आंसर इसका हो जाएगा। 47वां प्रश्न आपके सामने है, माँ ने बच्चे को मिठाई दी। तो यहाँ बच्चे याद रखना देने का भाव हो और को विभक्ति आए वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है या संप्रदान कारक की विभक्ति आती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 47वें का प्रश्न डी लगाते हुए हम बढ़ेंगे अपने 48वें प्रश्न पर, और 48वां प्रश्न बच्चे पढ़ते जाएंगे, है ना। 48वां जो प्रश्न है वो लिखा हुआ है भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो बिल्कुल ई लगा है, ठीक है। मूलतः भौतिकी शब्द में ई प्रत्यय लगता है, तो यह भी याद रखना है। निरभिमान में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो सॉरी उपसर्ग लगा है, तो निरभिमान में ये वाला लगता है निर, ये भी पढ़ा दिया हलंत वाला, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने 50वें प्रश्न पर। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में इस विकल्प में से किसका सही समास विग्रह नहीं हुआ है। वेद पुराण, वेद और पुराण ये सही है, कोई गलती नहीं है। देहलता, लता रूपी देह ये भी सही है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला होती है, ये भी सही है, यानी डी गलत है। नवनिधि का मतलब होता है 9 निधियों का समूह या समाहार, लेकिन यहाँ तो 9 प्रकार की निधियां लिख दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। मैं चलता हूं अपने 51वें प्रश्न पर, देखते हैं निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है बच्चे। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम तो एक ही है आंसर ये, बाकी का कौन प्रश्नवाचक है, कुछ आपके अनिश्चयवाचक है और क्या जो है वो प्रश्नवाचक है। बात करते हैं 52वें प्रश्न की, कवीश्वर कैसे लिखा जाता है, तो हमें कवि लिखना आना चाहिए। कवि ऐसे लिखा जाता है, और ईश्वर कैसे लिखा जाता है, तो ईश्वर ऐसे लिखा जाता है, यानी बी आंसर इसका भी सही था, वेरी गुड बच्चे। 53वां प्रश्न देख लीजिएगा, क्या कोई तारे गिन सकता है, इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान से देखना जरा ध्यान से। और अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह आपको साफ साफ दिखाई देगा। वहीं प्रश्न है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, बेटा ईमानदार शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण के साथ आता है, ये भी इसका सही था, तो इसका आंसर सी लगाते हुए 55वें प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है बेटा। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें क्रिया के साथ कर्म हो, जैसे राम मंदिर अयोध्या में बना है, यहाँ तो मैं आ गया, यानी ये स्थान हो गया, हमको कर्म देखना है स्थान नहीं। छत पर, यह भी स्थान है, ये भी नहीं है। और हाथी सो रहा है, तो ये क्रिया और कर्ता दोनों है, इसमें भी कर्म नहीं है। यानी अब हमारे पास एक ही बचा है और वो आंसर है हमारा, रमेश ने खिलौने खरीदे। क्या खरीदे, अगर उत्तर मिलता है आपको तो वो सकर्मक क्रिया मानी जाती है, तो क्रिया के साथ आपने क्या लगाया है ना, क्या खरीदे, खिलौने, तो आपको आंसर बी लगाना है, ये गलत कर दिया इसने बच्चे ने। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले कौन से 56वां प्रश्न देखते हैं ना। 56वां प्रश्न कह रहा है बच्चे, जो हमारे गाय है ना वो मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है, तो देती है क्रिया ता है ती है, हमेशा बताया था मैंने आपको, ये सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होती है, तो आंसर इसका ए लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न लिखा हुआ है, उमा से पढ़ा नहीं जाता, जहां असमर्थता सूचक वाक्य हो, दूसरी चीज क्रिया पुल्लिंग एक वचन हो, वो हमेशा भाववाचक होता है, तो यहाँ पर भाववाच्य होगा, याद रखना, तो आंसर ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा, ये बेटा तुम्हारा गलत हो गया था।
58वां प्रश्न, कान पर जूना रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बच्चे, जब कोई किसी चीज पर कोई असर ना पड़ना तो उसको क्या बोलते हैं? तो कुछ असर ना होने को क्या बोलते हैं? इसके कान पे तो जू भी नहीं रेंग रही। तो ये 58वें प्रश्न का आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 59वां प्रश्न लिखा है बच्चे, आकर्षण का विलोम, ये मैंने पढ़ाया था, विकर्षण होता है, तो आंसर बी लगा देना। ये आपने लगाया ही नहीं है शायद, क्या किया है। अगला बच्चे लिखा हुआ है, सब और विपत्ति का होना, इसके लिए आपको बताना है सही लोकोक्ति क्या होगी। तो दोनों तरफ से जब विपत्ति आती है या चारों तरफ से विपत्ति आती है तो उस समय बोलते हैं आगे कुआ पीछे खाई। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चे आपको लगाना पड़ेगा ए। 60वें प्रश्न के बाद हम चलते हैं अपन 61वें प्रश्न पर। 61वां प्रश्न क्या कह रहा है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ये मैंने काफी बार पढ़ाया आपको। ठीक है, शिल्पगत आधारित दोहे का उल्टा छंद चौपाई होता है, सॉरी चौपाई नहीं सोरठा होता है, ये भी पढ़ाया है, दोहे का उल्टा। और 63वां प्रश्न भी आपने पढ़ा हुआ है, रहमन पानी राख के बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे न मोती मानस। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, मोती के लिए चमक, मानुष के लिए इज्जत और चून के लिए जल। तो यहाँ पर एक ही पानी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, यहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो बच्चे आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या होना चाहिए था? ए होना चाहिए था। अब मैं बात करता हूँ 64वें प्रश्न की बच्चे। 64वां प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंधित नहीं है? भेद माने प्रकार होते हैं, भेद माने भिन्नता होती है, भेद माने रहस्य होता है, लेकिन भेद माने मूल्य नहीं होता। डी इसका भी सही था। 64वें प्रश्न का आंसर लगाते हुए अब हम चलेंगे हमारे पैराग्राफ पर, और पैराग्राफ हमारा 65 से 59 तक है। पैराग्राफ में बच्चे सबसे पहले आप देख लीजिएगा, एक बार आपको पैराग्राफ दिया है, महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है ना। ऋषि मुनियों ने कहा है, बिना श्रम किए जो भोजन करता है वस्तुतः वह कौन है? चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और न अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को कोई भी ईर्ष्या हो सकती है। अब बात करते हैं बच्चे इसके प्रश्नों की। 65वां प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो बच्चे याद रखना, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार इस जो गद्यांश का प्रमुख शीर्षक माना जाए तो सही होगा। बात करता हूँ 66वें प्रश्न का आंसर, समस्त पर्यायवाची शब्द समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समस्त माने होता है पूरा, और पूरे का यहाँ लिखा है संपूर्ण। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे हम अपने 67वें प्रश्न पर। 67वें प्रश्न, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका आशय क्या है? महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे? नहीं, ये भी नहीं है। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। तो भाई साहब महात्मा गांधी जो है वो विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। तो आंसर इसका ऑप्शन डी लगा देना। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। 68वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे? गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या रखी गई है? उसकी परिभाषा रखी गई जो श्रम नहीं करता है ना, बिना श्रम भोजन करना क्या है? चोरी करना है, चोर माना जाता है ना। तो बिना श्रम भोजन करना, ये बिल्कुल सही बात है। पापी किसको मानते हैं? वे जो श्रम नहीं करता वो पापी है। श्रम ना करने वाले को गांधी जी पापी मानते हैं। तो 70वां प्रश्न आप पढ़िएगा एक बार, पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी जो है वो मैथिली चरण गुप्त की रचना है। आंसर इसका बिल्कुल सही लगाया इस बच्चे ने। नीरजा महादेवी वर्मा की है, इसका आंसर भी बिल्कुल सही लगा हुआ है। महादेवी वर्मा की पहली कृति है नीरजा, सॉरी निहार है, और नीरजा भी लिखी थी। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो बच्चे आंसर क्या लगाएंगे? अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। हाँ, अगर यहाँ पर हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति लिखी होती तो हम संस्कृत लगा भी सकते थे। 73वां प्रश्न बच्चे, वह बिल्कुल थक गया है। थक गया क्रिया हो गई, बिल्कुल क्या हो गया? उसका काम। कितना थका है? बिल्कुल मतलब पूरा थक गया है। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल सही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का ही उदाहरण हो जाएगा। आंसर सी लगाएंगे। 74वां प्रश्न, निम्न में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मृदु माने होता है मुलायम, है ना, नॉर्म, कमल, तो कोमल, तो कोमल हो जाएगा, मुलायम भी हो जाएगा और मृषण भी हो जाएगा, लेकिन कूल नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। ओके बच्चे, 75वां प्रश्न भी बड़ा शानदार है। श्रुतसम भिन्नार्थक शब्द हैं दिन और दीन। दीन माने गरीब होता है, दिन माने दिन होता है, यानी डे, बार, दिवस, बासर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? अमीर नहीं होता, गरीब होता है। गरीब कहाँ लिखा है? ये लिखा है। इसका भी 75वें प्रश्न का भी आंसर डी लगाना पड़ेगा। 76वां प्रश्न, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए शब्द, आंखों के जो सामने होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, ये भी इसका सही था बच्चे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे बच्चे आपके शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के एनालिसिस।
आज आज की जो क्लास 18 फरवरी की जो एनालिसिस है वो मैं शाम को लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, धन्यवाद।